नमस्कार सभी साथियों का मेरा नमस्कार। हम अपनी पुरानी वीडियोस को ही आगे लेकर बढ़ते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी जितनी भी हमारी स्थायी पवनें थी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनों की। आज हम बात करेंगे स्थानीय पवनों की। स्थानीय पवनों का जो फैक्टर है वो हमने आपको बताया था। स्थानीय पवनें अगर आप अपने घर में पंखा लगाते हैं तो जिस दिशा में पंखे का मुंह होगा उसी दिशा में वो बहेंगी। साथ ही साथ आपको बताया था कि पड़ोस में पहाड़ के होने से अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, साथ ही साथ वायुदाब में भी कमी होती है। भूमध्य रेखा पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण पवन का ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ती है। क्योंकि ऊपर जब हवा हल्की होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, नीचे का उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी धाराएं ऊपर को उठती हैं। कई बार समुद्रों से भी ऐसा देखा जाता है कि हवा का विस्तार समुद्र से स्थल की ओर होने लगता है। कुल मिलाकर के स्थायी पवनें पूरे पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर निर्भर करती है। वहीं स्थानीय पवनें आस पड़ोस में किसी पर्वत, नदी या समुद्र के मौजूदगी से प्रभावित होती हैं। आज हम बात करेंगे संसार की कुछ स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, साथ ही वह गर्म है, ठंडी है, किस दिशा में चलती है, किस देश में चलती है, ये अक्सर पूछा जाता है। मेरे सामने आप मानचित्र देख रहे हैं। मैंने जो प्रसिद्ध पवनें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको एक जगह एक मानचित्र में दर्शाया है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में आपके सामने बात करूँगा। मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो स्थानीय पवन है वो कहलाती है, ये स्थायी पवनों से अलग है। पहली बात मैं आपको बता दूं, स्थायी पवनें वो व्यापारिक पवनें, पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे प्रसिद्ध है चिनूक। चिनूक उत्तरी अमेरिका में बहने वाली हवा है। चिनूक हवा के बारे में मैं आपको बताऊं, ये पवन एंडीज पर्वतमाला, क्योंकि स्थानीय फैक्टर पर ये काम करती हैं, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी तटों पर पूर्व दिशा में चलती है। एंडीज पर्वतमाला में ये चिनूक हिमबख्शी है। हिमबख्शी मतलब आप समझ रहे हैं, ये गर्म पवन है। अब गर्म पवन क्या करती है, जिन इलाकों में बर्फ जमी होती है अगर वहां से गर्म हवा निकले तो बर्फ को पिघलाकर मौसम को सुहावना कर देती है। जब कभी भी बर्फ छटती है या हटती है तो उन स्थानों पर सुंदर सुंदर फूल, घास जो दबी हुई थी वो बाहर को निकल कर आती है, जैसे उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली में। उसी तरह से चिनूक यही कार्य वहां पर करती है। चिनूक और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा, पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला है, पूरब में एप्लेशिया है, बीच में मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। उस मैदानी क्षेत्र में एक उष्ण गर्म हवा बहती है। उस हवा का नाम है ब्लैक रोलर। दिख रहा है आपको, ये ब्लैक रोलर हवा है जो उत्तरी अमेरिका में बहती है। ये भी गर्म हवा है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो भूमध्य रेखा के नजदीक पवन होती हैं वो ज्यादातर गर्म होती हैं। आपको ठंडी पवनों का विस्तार ध्रुवीय प्रदेशों के नजदीक मिलेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों के करीब आपको मिलेंगी ठंडी पवनें। ये चिनूक गर्म पवन है, हिमबख्शी है, बर्फ को पिघला करके सुंदर बना देती है उस क्षेत्र को। ब्लैक रोलर भी गर्म है। वहीं सेंटा आना कैलिफोर्निया में बहने वाली गर्म हवा है। आपने कैलिफोर्निया की धारा का नाम सुना होगा, ठंडी जलधारा है। हमने जलधारा जब पढ़ाई थी आपको महासागरों की तो बताया था, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है। लेकिन कैलिफोर्निया की जो पवन बहती है सेंटा एना, ये पवन है जो गर्म है। सेंटा एना, ध्यान से सुनिए, गर्म है। ये भी वहाँ पर मौजूद बर्फ को पिघला करके पानी में परिवर्तित कर देती है, सेंटा आना। ये 3 उत्तरी अमेरिका की प्रमुख गर्म पवनें हैं। ब्लैक रोलर मध्यवर्ती क्षेत्र में बहती है उत्तरी अमेरिका की, चिनूक रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल के सहारे बहती है, सेंटा आना ये बहती है कैलिफोर्निया के तट पर। ऊपर से देखिए, ध्रुवीय से जो प्रदेशों से आने वाली है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो ठंडी पवनें हैं। उनमें है नॉर्दर्न, नॉर्टे भी बोला जाता है इसको, नॉर्दर्न। ये ऊपर आती है, इसका क्षेत्र है ग्रीनलैंड बेफिन की खाड़ी से नीचे, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश से आती है तो ये ठंडी जलधारा है। नीचे एक और धारा बहती है ब्लिजर्ड साइबेरिया में भी बहती है, ये भी ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये दोनों हिस्से लगे हुए हैं। अलास्का का रीजन उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है। तो ब्लिजर्ड, ये सारी हवाएं परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इनको नोटिस किया है, इकट्ठा किया है। आप इनको ध्यान से चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक कॉपी पेन लेकर आप इनको लिखते जाइएगा। नॉर्दर्न ब्लिजर्ड ठंडी जलधारा है। जो ठंडी जलधारा है मैंने उनको नीला दर्शाया है। उनकी मौजूदगी मैंने आपको बताया है कि वो ऊपर से बहेंगी और ज़्यादातर हवाएं ध्रुवों से आती हुई दिखेंगी। अब बात करते हैं हम ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में एंडीज के उत्तरी ढाल से एक पवन बहती है, नेवाडोज।
ये गर्म जलधारा है। नीचे आप देखेंगे जोंडा जलधारा, ये देखिए ब्राजील और उरुग्वे की दिशा में बहती है, एंडीज पर्वतमाला से ही। एंडीज पर्वतमाला की स्थिति कुछ इस तरह से है, यहां से जोंडो बहती है, मध्य एंडीज से जोंडो। ये परीक्षा में पूछा जाता है, जोंडो किस तरह की धारा है? ठंडी जलधारा, शीत। और ये बहती कहां पर है? ये बहती है ब्राजील और उरुग्वे में। नीचे देखिए चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे में एक ठंडी जलधारा दक्षिणी ध्रुव से आती है। जलधारा नहीं, सॉरी मुझे माफ करिए, पवन, ठंडी पवन आती है पैम्पोरा नाम की, ठंडी पवन पैम्पोरा। ये स्थानीय पवनों की हम बात करें, पैम्पोरा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में ये बहती है। अब मित्रों हम बात करते हैं अफ्रीकन महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान से कई धूल भरी पवनें आती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें धूल होती है, और वहाँ पर दृश्यता समाप्त हो जाती है। जब वो आंधी की तरह उड़ती हैं तो दृश्यता ही समाप्त हो जाती है। उत्तरी सूडान में अगर आप देखेंगे, 2 देश बन चुके हैं सूडान के। उत्तरी सूडान के उत्तर में एक हवा बहती है हबूब नाम से। हबूब ऐसी ही धूल भरी आंधी है। ये धूल भरी आंधी ऐसी है कि इसमें दृश्यता ही समाप्त हो जाती है, कुछ नजर ही नहीं आता, इतना धूल जमा हो जाती है। देखिए एक पवन है जो मिस्र में, मिस्र के उत्तर से आपको दिख रहा होगा, मिस्र के पश्चिम में देखिए अल्जीरिया, यहाँ से हवा पवन बहती है ऊपर को, भूमध्य सागर क्रॉस करके यूरोप में जाती है। इस हवा का नाम है सिराको। सुन रहे हैं आप? सिराको। ये जब स्पेन और फ्रांस में और इटली में जाती है तो रक्त वर्षा करती है, जो रेत के कण हैं उनको बहा देती है बड़ा तेजी के साथ, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते हुए जाती है। स्थल मंडल पर जब आती है स्पेन, फ्रांस, इटली में, तो रक्त वर्षा करती है सिराको। इसको स्पेन में लेवेस कहा जाता है, स्पेन में इसको लेवेस कहा जाता है। वहीं गिबली नाम से ये जानी जाती है मिस्र में। मिस्र में ये, लीबिया में ये गिबली के नाम से, मिस्र में गिबली के नाम से। सिराको है इस पवन का असली नाम। इथियोपिया में इस पवन को चिली पवन कहते हैं। इथियोपिया में चिली, सुन रहे हैं आप? इथियोपिया में चिली, सिराको। देख रहे हैं यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका से जाती है ये, और लेवेस कहलाती है ये स्पेन में। जब ऊपर बहती है तो भूमध्य सागर क्रॉस करके यूरोप में रक्त वर्षा करती है, रेत की बारिश। देखिए सहारा रेगिस्तान से एक हवा नीचे की तरफ जाती है, दक्षिण में गर्म हवाएं हैं सारी, ये से ऑब्वियसली रेगिस्तान से आ रही है तो गर्म ही होंगी। नीचे की ओर बहती है ये पवन, और इस पवन में गर्मी बहुत होती है। और जिस तट पर ये जाती है, गिनी का तट है, भूमध्य रेखा के नज़दीक, यहाँ पर जाकर के ये आर्द्रता, यहाँ की आर्द्रता को कुछ कम करती है। बरसात होती है इस क्षेत्र में तो आर्द्रता को कम करती है, मौसम उससे सुहावना हो जाता है, बैलेंस करती है उस आर्द्रता को ये। तो इसलिए इसको डॉक्टरी हवा भी कहते हैं, डॉक्टरी हवा। परीक्षा में पूछा जाए डॉक्टरी हवा किसे कहा जाता है? हार्मट्टन। किस क्षेत्र में? गिनी के तट पर। देख रहे हैं आप? उसके बाद सऊदी अरब में भी रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान, वहां से भी कुछ गर्म, बहुत तेजी की रफ्तार के साथ बहने वाली हवा है, जिनको हम बोलते हैं शिमूम। शिमूम अरब प्रायद्वीप में बहने वाली हवा है, शिमूम। वहीं ईरान, इराक और पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमी अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं बहती हैं, उनका नाम बोलते हैं हम शाकल। शाकल नाम से ये हवाएं इधर बहती हैं, ईरान, इराक की तरफ, शाकल। सीस्टन उत्तरी ईरान और कुर्दिस्तान के क्षेत्र में बहने वाली हवा है सीस्टन। जितनी भी ये भूमध्य रेखा के नज़दीक पवन है, ये सारी गर्म पवनें हैं, ध्यान से सुनिए आप, गर्म पवन है सीस्टन। यूरोप की पवन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। यूरोप में जो पवनें आती हैं, यूरोप क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के किनारे पर है, यहाँ पर मौसम शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, ज़्यादातर ठंडा रहता है। ऊपर के ध्रुवीय प्रदेशों में मौसम ठंडा मिलेगा, नीचे भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी, बीच में महाद्वीपीय जलवायु मिलेगी, और तीनों तरह की जलवायु आपको फ्रांस में मिलेगी। इसीलिए फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। मेरे यूरोप वाले वीडियो में आप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मिस्ट्रल सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। पहली बात तो ये ठंडी जलधारा है, रोन नदी की घाटी में बहती है, स्पेन और फ्रांस में, एल्प्स पर्वतमाला के पश्चिम में मिस्ट्रल पवन बहती है, ठंडी जलधारा है, यूरोप में है। समझ रहे हैं आप? ठंडी जलधारा है, यूरोप में है, और इससे काफ़ी नुकसान होता है। ध्रुवों से ये पूरी बर्फ़ जमाता हुआ आता है, रास्ते में पूरी बर्फ़ जमा देता है, जिससे पूरे इलाके में बर्फ़ जम जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसी के अपोजिट एल्प्स पर्वतमाला में नीचे से गर्म हवाएं भी बहती हैं, फोहन क्या करता है, उसी बर्फ़ को फिर पिघला देता है, और पिघला करके वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खेती होती है, अंगूर की, जैतून की। एल्प्स पर्वतमाला इटली के उत्तर दिशा में है,
एल्प्स पर्वतमाला यहाँ पर है। फोहन जो ये हवा है, फोहन हवा, ये गर्म हवा है, यूरोप में बहने वाली गर्म हवा है, और इस गर्म हवा के कारण जब बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है और यहाँ पर खेती के लिए उपयुक्त दशाएं प्रदान हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से जूरा पर्वत से निकलती है जोरान। वैसे आपको बताऊं, फोहन का एल्प सबसे ज़्यादा प्रभाव स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर अंगूर की खेती भी होती है। जब बर्फ़ हटेगी तो फिर मौसम सुहावना हो जाएगा, वहाँ पर अच्छी खासी खेती की, हिमबख्शी जैसा हम शब्द बोल रहे हैं। जोरान जो पवन है वो जूरा पर्वत से निकलती है, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर जूरा पर्वत। जोरान ठंडी जलधारा है, ध्यान से देखिए। बोरा जलधारा, बोरा जलधारा भी परीक्षा में पूछी गई थी। ये एड्रियाटिक सागर है इटली के पश्चिम में, उसके किनारे किनारे बहती है। इटली के ये पड़ेगा एड्रियाटिक सागर सॉरी पूरब में, और जो बाल्कन कंट्री है उनके पश्चिम में। बाल्कन कंट्री में क्रोएशिया और स्लोवेनिया, ये मॉन्टेनीग्रो, ये देश पड़ेंगे। आप मानचित्र में देखना, जो भूमध्य सागर के किनारे है बाल्कन कंट्री, उसी के सहारे सहारे एड्रियाटिक सागर के सहारे चलती है बोरा। बोरा है ठंडी जलधारा, सुना आपने, बोरा है ठंडी जलधारा। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तटों पर ये हवा चलती हैं। ये है यूरोप की प्रमुख पवनें। अब हम बात करते हैं ब्लिजार्ड के बारे में। बात की हमने, ब्लिजार्ड साइबेरिया के क्षेत्र में चलती है, उत्तरी ध्रुव से। साइबेरिया मतलब रशिया। यही ब्लिजार्ड यहाँ पर भी हमने आपको दिखाई थी, कनाडा में, यहाँ पर भी चलती हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो काराबुरान गर्म जलधारा, ये पड़ती है आपकी चाइना की तरफ। हाँ, काराबुरान गर्म जलधारा एशिया में, ध्यान से सुनिए आप। अब आते हैं हम दक्षिण में। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो हवा है, पवन है, वो है दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक फील्डर्स, गर्म जलधारा है। ब्रिक फील्डर गर्म जलधारा है, ये भी वही कार्य करती है बर्फ को पिघलाने का। वहीं एक और नॉर्वेस्टर, ये भी परीक्षा में पूछी गई है, न्यूजीलैंड में गर्म जलधारा, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में है। क्लियर, ये थी प्रमुख जलधाराएं जिनकी हमने बात की आपके सामने। सॉरी, जलधाराएं मेरे मुंह से बार बार आ रहा है, आप जलधाराएं मत लीजिए उसे, पवन की हम बात कर रहे हैं, स्थानीय पवनों की बात कर रहे हैं हम। प्रमुख स्थानीय पवनें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब मैं बात करने वाला हूं जेट स्ट्रीम के बारे में। विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ आप कहते हैं। भारत में जो बर्फ पड़ती है वो एक्चुअल में शीतकालीन मानसून से कम पड़ती है। शीतकालीन मानसून के स्थान पर पश्चिमी विक्षोभ से आती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, हम पहले उस पर एक बात करते हैं मित्रों। पश्चिमी विक्षोभ एक हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम इनको बोलते हैं। एक्चुअल में जेट आपको पता होगा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया था, वायुमंडल में, समताप मंडल में चलते हैं, जिनसे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है और पोल्यूट करता है। उसी के ऊपर ओजोन लेयर भी है। मतलब जेट बिल्कुल विक्षोभ मंडल के ऊपर चलता है। और ये जो पवन है जेट स्ट्रीम, इसलिए बोला गया है, इनकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। और उतनी तेज होने के कारण क्या होता है, ये पवन बिल्कुल विक्षोभ सीमा के ऊपर चलती है लास्ट में। बाकी सारी स्थानीय पवनें नीचे बहती हैं, नीचे धरातल पर ये बहुत तेजी के साथ ऊपर से बह जाती हैं। एक सीमा होती है ना विक्षोभ सीमा, जिसके बाद समताप मंडल आता है, जो 8 किलोमीटर का दायरा है ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर। विक्षोभ सीमा सबसे ऊंचाई पर स्थित चलने वाली ये पवनें, ये ऐसा क्यों जन्म लेती हैं, ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों जाती हैं? ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, जहाँ से पृथ्वी राउंड लगाती है। वास्तव में ये पृथ्वी के दैनिक तापांतर के कारण ऐसा होता है, क्योंकि आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। अगर आप भूमध्य रेखा पर हैं तो तापमान अत्यधिक हो जाता है। शीतकाल में जब ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं उत्पन्न होती हैं, शीतकाल में आप देखेंगे तो शीतकाल में ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि शीतकाल में तापांतर ज़्यादा होता है। ये इतनी ऊंचाई पर उठ जाती हैं, जैसे स्थान खाली हुआ इतना ऊपर ऊंचा उठ जाती हैं। ज़्यादातर ये उत्तरी अक्षांशों में आती हैं, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल ज़्यादा है, स्थल मंडल में ही ज़्यादा दैनिक तापांतर होता है। दक्षिण में पूरा समुद्री विस्तार ज़्यादा है, तो वहाँ पर तापमान एक जैसा रहता है। पश्चिमी विक्षोभ उन्हीं से उत्पन्न होता है जहाँ पर तापांतर अत्यधिक हो। तो क्या होता है, एक तो ये पाई जाती है 60 डिग्री के अक्षांशों के ऊपर, नाम मात्र की, बहुत कम पश्चिमी विक्षोभ पाएंगी, बहुत ही कम, ये ज़्यादा मायने नहीं रखती। 40 से 60 डिग्री के अंदर भी ये पवनें मिलेंगी आपको। इनकी रफ्तार वहाँ पर होती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनकी ऊंचाई 9 से 10 किलोमीटर होती है। अब 9 से 10 किलोमीटर अगर ऊंचाई होगी तो हमने आपको बताया था कि 300 मीटर ऊपर जाने पर 34 मिलीबार कम होता है। अगर आप 300 मीटर ऊपर गए तो 34 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। इसका मतलब इस ऊंचाई पर अगर पवन चल रही है तो वहां पर मात्र 300 या 400 मिलीबार ही वायुदाब रहा होगा। संख्या कम है, वायु की मात्रा कम होगी, लेकिन रफ्तार बहुत तेज है। अपने क्रोड में केंद्र में इनकी रफ्तार 380 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। तो देखिए आप कितना तेजी के साथ ये बढ़ती हैं। ऊंचाई पर बढ़ने के कारण ये बहुत ठंडी होती हैं, बहुत ठंडी।
ये भी नियम आपको पता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने के साथ ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी पाई जाती है। मैं अगले वीडियो में इस पर खास बल दूंगा, आर्द्रता पर, तो ध्यान से इन चीज़ों को भी सुनना। तो जब ये ऊपर गई तो 9-10 किलोमीटर पर लगभग 300 से 400 मिलीबार इनका वायुदाब होता है। तीसरा 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ये पछवा पवने हैं। इन्हीं के कारण भारत के मसूरी में, शिमला में पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण, जेट स्ट्रीम के आने के कारण हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, बर्फबारी होती है। इनकी रफ्तार औसत 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि सबसे तेज इसी क्षेत्र में आती है, 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 12 से 15 किलोमीटर तक हो सकती है। 18 किलोमीटर की रेंज है भूमध्य रेखा पर। ऊपर कम है क्योंकि ऊपर 9 से 12 किलोमीटर हमने बताया था, 9 या 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, क्योंकि ध्रुवों पर विक्षोभ मंडल थोड़ा कम है। जब आप कर्क भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो विक्षोभ मंडल 15 किलोमीटर तक हो जाता है, 30 से 40 डिग्री अक्षांश पे। तो ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही चलती हैं, बिल्कुल सीमा पर। इनकी रफ्तार देखिए आप, 350 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही भारत में हिमपात भी करती हैं सबसे तेज रफ्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में हुई बरसात, ये आपने सुना होगा, शीतकालीन बरसात दिसंबर के महीने में। और अंत में एक और आती है, ज़्यादा मायने नहीं रखती, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो, मानसून वाली। सारी हवाएं तो जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली, समझ रहे हैं आप? जो भी हवा चली आपकी पश्चिम से पूरब की ओर आई, इधर ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो इस तरह से चलता है। माना जाता है कि ये भी जेट स्ट्रीम का ही एक उदाहरण है। हम दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में जब भारत का अध्ययन कराएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और हमारी अगली वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आने वाले हैं, आर्द्रता। उसके बाद हम कितने प्रकार के बादल, किस तरह से बादल बरसात होती है, यूपीएससी के लिए कई महत्वपूर्ण सवालों का एक जखीरा लेकर आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी आगे हम